नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएससी का जो आप लोगों का स्टाफ नर्स यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज थी उसका एग्ज़ाम 31 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में हो चुका है। और इस एग्ज़ाम से पहले मैंने आप लोगों को बोला था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ ज़रूरी अपडेट है या फिर कुछ आप लोगों के जो डाउट है वो मैं एग्ज़ाम के बाद क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर वो सभी डाउट और कुछ अपडेट है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे और अपने इस वीडियो को लाइक तो अभी के अभी करना है। इसके अलावा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर रेगुलर अपडेट मिल सके। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप बनाए हुए हैं अपने हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट नाम से, तो उनसे आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी रहती है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष.पंडित। ठीक है, तो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप मेरे से जो भी क्वेरी रहती है आप लोग पूछ सकते हैं। और अब बात करते हैं जो आप लोगों की सबसे पहले यहाँ पे जो डाउट आ रहे थे वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्या था, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 0.975। ठीक है, एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है। तो वो सब चीज़ें आप लोग देख लेना, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 100 तो क्वेश्चन आए थे बट वो 97.5 नंबर का था। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आप लोगों का हो गया नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या है वो भी बता देता हूं। यानी कि अभी एक क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शन थे। ठीक है, और जो पांचवा ऑप्शन था वो नोट अटेम्प्ट का था, यानी कि कोई ना कोई एक आपको जो ओएमआर सीट थी उसके अंदर क्वेश्चन फिल जरूर करना था। अगर नहीं किया, उस कंडीशन में अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ दिया उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग लगेगी। ठीक है, बट जो अगर आपको आंसर टिक करना है तो वो 4 ऑप्शन में कर सकते हैं। अगर फिर भी आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आपको पांचवा ऑप्शन चूज करना था। तो इस तरीके से अगर आप कोई सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए हैं तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि मान के चलो कोई भी कैंडिडेट है यानी कि एससी कैटेगरी का ही कैंडिडेट है, उसके नंबर आ रखे हैं 45। ठीक है, सीटी के अंदर। ठीक है, अब उसके मेन एग्जाम में आ चुके हैं कितने नंबर, लगभग मान के चलो 75 नंबर आ गए। ठीक है, मेंस एग्जाम में, यानी कि वो एक तरीके से मेरिट जो जनरल की मेरिट है उसको क्रॉस कर रहा है। तो काफ़ी बोल रहे हैं कि अगर सीटी एग्जाम के अंदर उसका जो स्कोर है सीईटी का, वो अगर जनरल क्वालिफाई नहीं कर रहा है, जनरल को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वो मेन एग्जाम के अंदर अपनी कैटेगरी के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी कि जनरल के अंदर नहीं जाएगा, तो वो चीज़ गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका सीईटी के अंदर 45 नंबर भी है तो भी अगर मेन एग्जाम के अंदर 75 नंबर है और आप जनरल की मेरिट को क्रॉस कर रहे हैं तो आप जनरल की सीट आपको मिल जाएगी, यानी कि जनरल के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उस कैंडिडेट का ये यहाँ पे है, मैंने जो आप लोगों को बता दिया और बिल्कुल कन्फर्म है। दूसरी कंडीशन क्या थी, कोई कैंडिडेट है एससी कैटेगरी का, ठीक है, उसकी सीटें में तो चलो 45 है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। मेंस एग्जाम में अगर उसका स्कोर आ गया 47 नंबर, ठीक है, 47 नंबर आने के बाद मान के चलो जनरल की सीट फिर भी रहेगी पेंडिंग, बट अगर वो देखा जाए तो जनरल एससी कैटेगरी के अंदर वो टॉप कर रहा है और जनरल कैटेगरी के अंदर उनकी सीट रहती है पेंडिंग। तो बट उसको जनरल की सीट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने जो मिनिमम क्राइटेरिया है जनरल का वो क्वालिफाई नहीं किया, तो उसको जो एससी कैंडिडेट था उसको एससी की ही सीट मिलेगी, चाहे बेशक जनरल की सीट पेंडिंग रहती हो। ठीक है, खाली जाती हो तो भी उसको जनरल की सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने जनरल का जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, दोनों डाउट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। तो यानी कि अब बात करें जो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो अगर कोई भी कैटेगरी है इन चारों की, ठीक है, एस सी हो, बी सी ए हो, बी सी बी हो, ई डब्ल्यू हो, तो उसको यहाँ पे यानी कि 97.5 नंबर का एग्जाम था तो 50% तो लेने थे जनरल को और रिजर्व कैटेगरी को लेने हैं 40%। तो 39 नंबर तो लेने हैं रिजर्व कैटेगरी वालों को। ठीक है, और 48.75, ठीक है, ये नंबर लेने हैं मिनिमम जनरल कैटेगरी को। अगर जनरल की सीट पेंडिंग रहती है और कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट इस स्कोर को क्रॉस नहीं करता है तो उसको जनरल की सीट नहीं मिलेगी, वो रिजर्व्ड कैटेगरी की ही मिलेगी। ठीक है, उसको
ये चीज़ें आप लोग जरूर देना। अगर किसी के 38 नंबर आ गए तो वो उसको रिजर्व उसका सिलेक्शन नहीं होगा अगर वो किसी भी कैटेगरी से है तो, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 39 नंबर लेने जरूरी है। किसी जनरल कैंडिडेट के अगर 47 नंबर आ गए, 48.75 नहीं आए तो उसको भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से क्लियर कर दी है। ये मिनिमम जो स्कोर है वो क्वालिफाई करना जरूरी है डीवी के लिए भी और फाइनल रिजल्ट के लिए भी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ऐसे मैसेज बहुत आ रखे हैं कि कोई एएनएम का कैंडिडेट है या फिर जीएनएम नहीं कर रखी, उसने और कोई कोर्स कर रखा है, वील डे कर रखा हो, +2 साइंस से कर रखी हो, कुछ भी हो, ठीक है, या फिर एएनएम कर रखी हो, यानी कि जीएनएम नहीं किया हुआ कैंडिडेट है, उसका एडमिट कार्ड भी आ गया। उन्होंने फार्म अप्लाई कर दिया स्टाफ नर्स का, ठीक है, उसके एडमिट कार्ड तो आने ही थे क्योंकि 4 गुना कैंडिडेट इसमें है ही नहीं, तो सभी का आना था जिसने भी स्टाफ नर्स का अप्लाई किया था, ठीक है। और अब क्या है, क्या वो उसको सीट मिल पाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी बोल रहे हैं है तो एएनएम वाले भी नर्सिंग का ही, ठीक है, हाँ वो एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी है, बट इसकी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, न कि एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है। तो जिसके पास जीएनएम है मिनिमम या फिर बीएससी नर्सिंग है वो ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अभी आपका एडमिट कार्ड आ गया, उसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आ सकता है, क्योंकि जो भी एचएससी है वो डीवी के बाद ही जो कैंडिडेट है उसके डॉक्यूमेंट चेक करके ही उसको एलिजिबल है या नहीं है, वो सब चीज़ें वहाँ पे कवर होती हैं। डीवी के टाइम पे अगर डॉक्यूमेंट नहीं है कंप्लीट तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो मेरिट के हिसाब से उसका जो भी स्कोर बनना है उसका सिलेक्शन उसके बाद हो जाएगा। ऐसा इसके अंदर होता है, ठीक है। तो डीवी के अंदर वो कैंडिडेट ऐसे हैं जो एएनएम कर रखे हैं, जीएनएम नहीं कर रखी, या फिर +2 ही कर रखी, या साइंस से +2 कर रखी, या और कोई कोर्स कर रखा, तो वो बाहर हो जाएंगे। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग मिनिमम से मिनिमम ये दोनों में से कोई भी एक हो तो यहाँ पे एलिजिबल है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये मैंने आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर कर दिया है। इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरियों की, किस किस कैंडिडेट की कितनी कितनी सीटें हैं। अगर हम बात करें जनरल की तो 511 तो जनरल की सीट है, प्लस 121 सीट है जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, ठीक है। तो वो भी जनरल के अंदर काउंट मानी जाएंगी। तो टोटल 632 यहाँ पे सीट रहेंगी जनरल की, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इतने कैंडिडेट नहीं हैं तो वो मर्ज हो जाएंगी जनरल कैटेगरी के अंदर ही। अगर बात करें एससी की तो 290 एक है, और 31 एक्स सर्विसमैन वगैरह जो उनकी सीटें हैं तो वो भी मर्ज हो जाएंगी। टोटल 321 सीट हैं। बीसीए 222 + 32 254 है। बीसीबी 143 48 टोटल 191 है। ईडब्ल्यूएस की 156 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों की जो सीट है वो रहने वाली है। इसके बाद कैंडिडेट की बात करें, कितने कैंडिडेट जिन्हें फॉर्म अप्लाई किया था, तो टोटल 2337 कैंडिडेट हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, सबसे पहले तो 417 तो नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, प्लस 12 एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन हो ये हो, ठीक है। तो टोटल 429 कैंडिडेट हैं। वैकेंसी कितनी है? 632 वैकेंसी, 429 कैंडिडेट हैं, यानी कि वैकेंसी से ज़्यादा सीटें हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी को आराम से सीट मिल जाएगी, नहीं। एक तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा, जो ये कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं अगर ये जनरल का क्राइटेरिया क्रॉस करके ऊपर जाते हैं, ठीक है, और मेरिट के अंदर आते हैं तो इनको भी जनरल की सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो ये भी कंपटीशन बढ़ाने वाले हैं जो टॉपर बच्चे हैं, ठीक है, मेरिट वाले। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 640 कैंडिडेट है। 639 तो एससी के हैं और एक एक्स सर्विसमैन का है, तो टोटल 640 है। सीट कितनी है? 321। बीसीए की बात करें तो 544 कैंडिडेट हैं, ठीक है, और 254 सीट है। बीसीबी के 396 कैंडिडेट हैं और सीट है 191। ईडब्ल्यूएस के 327 कैंडिडेट है, 156। अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्य की जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अभी एक कैंडिडेट रह गया, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, वो है टपरीवास, यानी कि या तो वो बीसीए कैटेगरी के अंदर आएगा बट उसको फिर वो टपरीवास के जो 5 नंबर है सोशियो इकोनॉमिक के वो नहीं मिलेंगे अगर बीसीए में आया तो, ठीक है। अगर वो जनरल में गया वो कैंडिडेट तो उसको वो 5 नंबर मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंडीशन है, मैंने बता दी। वो टपरीवास का एक अलग से कैंडिडेट है। इसके बाद
अब मेन चीज़ क्या है कि ये तो हो गए टोटल 2337, ठीक है, एक टपरीवास को मिला के। अब इसमें से एग्ज़ाम कितनों कैंडिडेट ने दिया है, तो आइडिया यही आया है कि 1960 कैंडिडेट ने स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया है, यानी टोटल 377 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो अगर अब ये तो पता नहीं कि 377 कौन सी कैटेगरी के हैं, किस किस कैटेगरी, एग्जैक्ट डाटना नहीं है, फिर भी हम उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 75 कैंडिडेट हर कैटेगरी से हम लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 429 में से माइनस करते हैं 75 तो 354। इसके बाद 640 में माइनस ये क्या नाम एससी कैटेगरी की बात करें तो 565 होते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 252 होते हैं और बीसीबी के 321 होते हैं, बीसीए के 400। ये थोड़ा सा आइडिया है कि हम एवरेज 75 कैंडिडेट हर कैटेगरी से माइनस कर सकते हैं कि 75 कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए हर कैटेगरी से नहीं गए इस डाटा में से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया है, बाकी मैंने बता दिया 1960 एग्ज़ाम दे के आए। अब 1960 में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगभग ये मान के चलो कि 150 के आसपास कैंडिडेट और निकल जाएंगे, ऐसे जो एएनएम कर रखे हैं, जिन्होंने जीएनएम नहीं कर रखी। भाई 150 कैंडिडेट ऐसे कन्फर्म हैं जिन्होंने जीएनएम नहीं कर रखी, ये भी कन्फर्म न्यूज़ है। तो लगभग यही है कि तकरीबन 1800 कैंडिडेट बचते हैं, ठीक है। अब 1800 में से लगने कितने हैं, 1554, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर भी कुछ कैंडिडेट निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है, और रजिस्ट्रेशन वाले इश्यू के अंदर भी निकल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा का रजिस्ट्रेशन जो मेंस एग्ज़ाम अप्लाई हुए थे उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, मैंने आप लोगों को, ये बहुत बड़ी अपडेट है, छोटी मोटी अपडेट न माने इसको, अच्छी अपडेट है, तो ये मैंने आप लोगों को दे दी है। इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो एक तो मैं आपको डीवी की कट ऑफ होती है, एक होती है फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो अभी मैं डीवी की कट ऑफ आप लोगों को बता देता हूँ। कोई भी कैटेगरी है वो क्वालिफाई है, यानी कि उसके नंबर बनते हैं 39, और अगर जनरल का है तो 48.75, ठीक है। ये जिसका भी स्कोर बन रहा है उसको डीवी के लिए कन्फर्म बुलाया जाएगा, चाहे उसके पास जीएनएम हो चाहे नहीं हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पे डीवी के अंदर अगर जीएनएम कैंडिडेट नहीं है, यानी कि उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो आपके सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं वो डीवी के बाद ऐड होंगे, पहले ऐड मत करना, ठीक है। तो वो बाद में ऐड होंगे। अभी जो आपका रिटन एग्ज़ाम था उसके अंदर जितना स्कोर बन रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो टोटल 39 कैटेगरियों के लिए और जनरल कैटेगरी 48.75, ये नंबर आपका मिनिमम होना चाहिए। उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरीफाई, यानी कि सीधी सी बात है, जिसका भी क्वालिफाई हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट के लिए बुला लिया जाएगा। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, अगर किसी ने ओमार जो सीट है उसने खरोच कर दी, ठीक है, या फिर कटिंग फटिंग कर दी, इस तरीके से अगर कुछ करके आए हो तो आपकी ओमआर चेक नहीं होगी, आपका डीवी के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें भी ज़रूर ध्यान दे लेना। बट वो टाइम जा चुका है, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो कमेंट ज़रूर कर सकता है। और बाकी ये बता दिया मैंने। और अब बात करते हैं जो फाइनल कट ऑफ है वो कब बताऊंगा, तो वो तकरीबन 1 या 2 दिन के अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी बच्चे हैं जो अपने स्कोर है वो बता नहीं रहे ढंग से, ठीक है। तो अभी जब तक ये चीज़ें आप लोग अच्छे से नहीं बताओगे तब तक हम फाइनल कट ऑफ नहीं बता सकते, ठीक है। एक चीज़, दूसरी क्या है, आंसर की कब आएगी, ठीक है। तो अभी तो जैसे 2 या 3 दिन के अंदर आंसर की आ जाएगी, बट मेरा ये मानना है, क्योंकि एचएससी कभी भी अपने बताए टाइम पे नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो 10 तारीख से पहले, 10 जनवरी से पहले आप लोगों की आंसर की कन्फर्म आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आएगी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके आप लोग जो भी अपडेट रहेंगी वहाँ पे आप लोगों को देते रहेंगे। हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट नाम से यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप,
ये सभी मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार प्लीज़, क्योंकि एक लाइक ही तो है जो कि हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।